हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम लोग पीरियोडिसिटी देख रहे थे। और आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं आपका एटॉमिक रेडियस, ओके। दूसरा है आपका एटॉमिक ट्रेंड और तीसरा है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। और अगर आप बात करो यहाँ पे एटॉमिक ट्रेंड के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एटम्स के बारे में पता होना चाहिए। और एटम्स बेसिकली किसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर, ओके। और जो पूरा आपका पीरियोडिसिटी का पूरा जो चैप्टर है उसके लिए आपको जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटम्स है उनका अरेंजमेंट है वो सारी चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और अगर आप इसके पहले वाला भी लेक्चर देखोगे इनऑर्गेनिक का, जितना भी हमने पीरियोडिसिटी का लेक्चर लिया है, ओके, उसमें आपको एक क्लियर हो जाएगा कि पीरियोडिसिटी में आपको अगर बहुत अच्छे से अगर आपको ये करना है, सारी चीजों को सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको हर एक एटम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट ही कर रहे हैं हमारा पीरियोडिक टेबल से। आप सभी को पता है कि हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जो ये जितना भी नंबर होता है 1 से 7 तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और यहाँ पे आपका लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, ओके। ये सारी चीजें आई होप कि बहुत लोगों को पता होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल जो एटम्स है वो कितने हैं, 118 है। ये वाला जो सीरीज होता है आपका, यहाँ पे आपका लेंथेनाइट सीरीज आता है और यहाँ पे आपका एक्टिनाइट सीरीज आता है। यानी ये दोनों कहाँ आते हैं, आपके 6th पीरियड और 7th पीरियड में आते हैं। और इसको हम लोग एफ ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला ये जो आपका यहाँ पे पहला और दूसरा हो गया, ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो बीच के यहाँ पे है, ये बीच का आपका स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो ये आपका क्या हो गया, डी ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये आपका डी ब्लॉक हो गया। उसके बाद यहाँ पे 13 से 18 तक ये आपका क्या हो गया, पी ब्लॉक हो गया। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यही आपका आपका जो स्कैंडियम है, सॉरी, यहाँ पे जो लेंथेनाइट है और एक्टिनाइट सीरीज है, ओके, ये दोनों आपके क्या है, एफ ब्लॉक है। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो आपको आई होप कि बहुत अच्छे से पता होगी। और इसके लिए मैं यहाँ पे इस चीज को बहुत ज्यादा खींच नहीं रहा हूँ। इस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्योंकि आपने इसको लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है ऐसा। और लोअर क्लासेस में आपने सीखा भी है कि कितने एटम होते हैं, कौन से एटम कौन से ब्लॉक में होते हैं, ओके, किस तरीके के ब्लॉक को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। वो सारी चीजें आपने जो बेसिक चीजें हैं वो आपने पढ़ी होगी, ओके। अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे जो कुछ मेन ग्रुप के जो एलिमेंट है उनके उनका यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आज के वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है, ओके। सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ एटम है, एफ माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपका सी एल माइनस, यहाँ पे आपका बी आर माइनस, ओके। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे आपका आयोडीन हो गया, ओके। और इनका जो ऑर्डर है, सीरीज है, वो इस तरीके से है, ठीक है। आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कि ऐसा क्यों है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन यहाँ पे सबसे छोटा है, इसके लिए इसको पहले रखा है। देन क्लोरीन है, फिर आपका ब्रोमीन है, फिर ब्रोमीन के बाद आयोडीन है, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आयोडीन से पहले हमने क्या रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा है, ओके। अभी यहाँ पे बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हाइड्रोजन को यहाँ पे क्यों रखा है, ठीक है। उसका साइज आयोडीन से छोटा होता है, ब्रोमीन से भी छोटा होता है, क्लोरीन से भी छोटा होता है और फ्लोरीन से भी छोटा होता है। फिर भी उसको आयोडीन के पहले प्लेस क्यों किया गया है इसके अंदर, इस ऑर्डर के अंदर? तो यहाँ पे मैं बता दूं, आप कभी भी अगर आप हाइड्रोजन को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना होता है, एक प्रोटॉन होता है, ओके, ये आपको पता है। अगर हमने क्या किया यहाँ पे, अगर H माइनस कर दिया यहाँ पे सपोज, ओके, अगर मैंने क्या किया, जो हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन को मैंने एक H माइनस कर दिया, तो H माइनस बनने के लिए कहीं से कहीं ना कहीं से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है तभी तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, नहीं तो कैसे होगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इसके लिए हमने कहा है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेता है सपोज, तो उसकी जो पहले जो वैलेंसी थी वो कितनी थी, एक इलेक्ट्रॉन की थी और एक प्रोटॉन की थी। लेकिन बाद में जब उसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया तो ये कितना हो जाएगा, आपका टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ओके, ये आप समझ गए। उसी तरीके से अगर आप आयोडीन को देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आयोडीन को देखोगे तो आयोडीन का यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, आपका 53, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन का ऑलरेडी 53 यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 53 है सपोज, ओके। अभी अगर इसके आउटर इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा
तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों का परसेंट निकालोगे 53 और 54 में एक बढ़ा तो कितना परसेंट हुआ। और उसी तरीके से अगर आप H माइनस का अगर यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो ये कैसा हो गया, डबल हो गया। ओके, यहाँ पे डबल हो गया जो साइज है उसका डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे जो साइज है आयोडीन में आई माइनस में वो डबल नहीं हो रहा है। ओके, वो कुछ पॉइंट से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसके लिए हम लोग कभी भी जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, आयोडीन के पहले प्लेस करते हैं, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी अगर आपको H माइनस पूछा जाए, H माइनस इज साइज बिगर। ओके, तो ये क्या होता है, बड़ा साइज का होता है H माइनस, H नहीं बोला है आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। H और H माइनस में बहुत ज्यादा फर्क होता है, आसमान जमीन का। तो ये सारी जो चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं, वो आपको याद रहनी चाहिए। ओके, अभी हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडिए का। ओके, तो एटॉमिक रेडिए। ओके, अभी यहाँ पे आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। ओके, और एटॉमिक रेडियस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा ग्रुप वन है उसके अंदर हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियस। तो ग्रुप वन के अंदर आपका कौन सा आता है, ग्रुप वन के अंदर आते हैं आपका लेंथेनाइट। ओके, लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पोटेशियम, रुबेडियम, ओके, सीजियम और फ्रेंशियम आता है। ओके, ये आपके ग्रुप आते हैं। लेकिन अगर आप मुझे बताओ, अगर ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, चेजियम है, फ्रेंशियम है। ओके, और उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो ग्रुप टू है उसको भी यहाँ पे ले लेते हैं, एक साथ दोनों ग्रुप को देखते हैं। ग्रुप टू क्या है आपका, यहाँ पे बेरिलियम है। ओके, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम है, यहाँ पे आपका कैल्शियम है, स्ट्रेंशियम है। ओके, उसके बाद ये और रुबेडियम। ओके, तो ये आपके क्या है, यहाँ पे कंपाउंड है आपके ग्रुप टू के, और ग्रुप वन के यहाँ पे आपको कंपाउंड दिए हैं। ओके, अभी अगर आप इसका ऑर्डर लिखोगे ना, जैसे ग्रुप वन का अगर आप ऑर्डर लिखते हो, ओके, तो ग्रुप वन का जो ऑर्डर होता है ना, वो किस तरीके से लिखा जाता है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे आया। ओके, तो ग्रुप वन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, आपका लिथियम होता है। ठीक है, लिथियम के बाद आपका क्या होता है, सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम के बाद आपका पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आपका रुबेडियम, रुबेडियम के बाद आपका फ्रेंशियम, और फ्रेंशियम के बाद आपका चीजियम। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखते भी हो, तो पीरियोडिक टेबल में क्या है, पहला आपका चेजियम है, दूसरा उसके बाद क्या है, फ्रेंशियम है। तो आपको ये तो कंफ्यूजन होगा ना कि इसको हमने जो हमारा ऑर्डर लिखा उसको हमने पहले कैसे कर दिया और स्कैंडियम को बाद में क्यों कर दिया। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाले ब्लॉक को, ओके, सिक्स्थ वाले को, तो सिक्स्थ वाले में आपका क्या है, यहाँ पे आपको एफ ब्लॉक देखने के लिए मिल रहा है लेंथेनाइट पे। ओके, तो ये लेंथेनाइट पे एफ ब्लॉक देखने के कारण इसके अंदर जो एक आपको एफ सबसेल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और एफ सबसेल के कारण यहाँ पे आपको जो एक एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, एफ कॉन्ट्रैक्शन, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके लिए इसका जो साइज होता है फ्रेंशियम का, वो क्या होता है, स्कैंडियम से बड़ा होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज को ये कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे आपका जो एफ सबसेल है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या करता है, रोल प्ले करता है इसको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपका यहाँ पे एफ इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे कि जो जेड इफेक्टिव होता है, ओके, जेड इफेक्टिव का जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और इसके अंदर जो साइज होगा जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, सेम इसके अंदर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, सेम अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर इस सीरीज को सेकंड वाले, तो यहाँ पे आपका जो बी ए है उसका जो साइज है वो क्या है, बड़ा है यहाँ पे आर ए से। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इसका ग्रुप टू का अगर हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, तो ग्रुप टू का ऑर्डर में क्या लिखते हैं, पहले आपका बेरिलियम है, उसके बाद आपका Mg है। ठीक है, उसके बाद आपका Ca है, उसके बाद आपका Sr है, देन उसके बाद आपका Ra है, उसके बाद आपका आता है Ba। यानी हमने क्या किया, इसको भी इंटरचेंज किया ये दोनों को, और इसके अंदर भी आपका इंटरचेंज क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर आपका जो F सबसेल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, यहाँ पे जो साइज है उसको डिक्रीज कर देगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ओके, और जिसके अंदर आपका जो जेड इफेक्टिव होगा वो हाई होगा, और जिसके कारण इसका जो साइज है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिसके का आपको समझ में आ जाती है।
आपको पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए भी हैं, आपने गलत भी किए हैं, बहुत बार सही भी किए हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से इसका साइज अलग होता है, किस तरीके से ऊपर का नीचे चले जाता है, नीचे का ऊपर चले जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। आप सिंपली आप क्या करो, जो आपका पीरियोडिक टेबल दिया है ना, आप उसको सिर्फ ध्यान से अच्छे से स्टडी करो। आपको सारी जो चीजें हैं, आंसर है इनऑर्गेनिक के, वो सभी के सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि इनऑर्गेनिक में हम लोग बेसिकली जो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेस्ड ऑन जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसी के ऊपर बेस है। ओके, उसके बाहर का कुछ नहीं है, उसके अंदर का कुछ नहीं है। ओके, उसके आसपास का कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसके बारे में आप पढ़ते हो, और वही आपका पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है। अगर आपका उसका एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड ही होने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे आपने ग्रुप 1 देखा, ग्रुप 2 देखा। यहाँ पे ये दोनों जो ग्रुप थे वो क्या थे, एस ब्लॉक के थे। अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो ग्रुप आपका, ग्रुप यहाँ पे आपका जो 3 से लेके 12 तक है, जो आपका क्या आता है, यहाँ पे डी ब्लॉक का ग्रुप आता है। ओके, अभी डी ब्लॉक के ग्रुप को स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके जो एलिमेंट होते हैं उनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये आपका 3 हो गया, ठीक है, ये आपका 4, ये आपका 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10, 11 एंड 12। ओके, तो ये आपका क्या है, ग्रुप नंबर है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, ताकि आपको मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो सबसे पहले आप जो जितने भी एलिमेंट है ना उनको याद करना स्टार्ट कर दो। ओके, अगर आप याद करना स्टार्ट कर देते हो तो क्योंकि आगे चल के आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ होता है, तभी आप जाके उसका जो आंसर है वो आप निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका Sc, यहाँ पे आपका टीनियम, इसके बाद वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, ये एक आपका हो गया। उसके बाद आपका इंडियम, ओके, जिरकोनियम, उसके बाद नियोबियम, ओके, देन उसके बाद MO, देन उसके बाद आपका यहाँ पे TC आएगा, RU आएगा, RH आएगा। ओके, फिर उसके बाद PD आएगा, फिर यहाँ पे आपका AG सिल्वर आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो कैडमियम है वो आएगा। ओके, देन उसके बाद एक और ग्रुप है जो है आपका लेंथेनाइड वाला ग्रुप है। ओके, यहाँ पे आपका La आएगा, यहाँ पे आपका हॉफनियम आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका Ta आएगा, यहाँ पे आपका W आएगा, यहाँ पे आपका ये एक जो ग्रुप है W, उसके बाद आपका यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा, W है। ओके, उसके बाद आपका RE है। ओके, उसके बाद OS है। ओके, REOS, तो यहाँ पे आपका RE आएगा, OS आएगा, उसके बाद आपका IR है। ओके, उसके बाद PT है। ओके, देन उसके बाद AU है, आपका सिल्वर है, गोल्ड है। उसके बाद यहाँ पे आपका मर्क्यूरी है। ओके, यहीं तक हम लोग लिखते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहीं से हमारा जो काम है वो आपका समझ में आ जाएगा। अभी मुझे बताओ कि लेंथेनाइट में कौन सा सीरीज होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एफ ब्लॉक वाला सीरीज। ओके, अभी यहाँ से अगर एफ ब्लॉक वाला सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर एफ ब्लॉक होने के कारण यहाँ पे जो आपका ये वाला जो सीरीज है आपका, ओके, ये आपका फोर्थ पीरियड है, ये आपका फिफ्थ पीरियड है, और ये आपका सिक्स्थ पीरियड है। तो मुझे बताओ, जो ये फिफ्थ पीरियड है और सिक्स्थ पीरियड है, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। ओके, और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा कि इसके बीच का साइज और इसके बीच का साइज और इसके इसके, ये और ये और ये और ये और ये, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ जो आपका पीरियड दिया है, दोनों के जो साइज है वो क्या होगा, हो जाएंगे एक तरह से आपको इक्वल दिखने लगेंगे। ओके, और ये होगा आपका पी ब्लॉक, जो आपका शेल है, यहाँ पे जो सब शेल है पी ब्लॉक एफ ब्लॉक के, उनके कारण क्या होगा, यहाँ पे आपको जो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है, ओके, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है तो वो आसानी से क्या कर सकता है, वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे पीछे जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, और इसका जो साइज होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ओके, और इसके अंदर आपको जो सबसे मेन है, जो आपका यहाँ पे जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे आपको जो इसके बीच में फिफ्थ वाले पीरियड और सिक्स्थ वाले पीरियड में जो साइज होगा
वो आपको इक्वल देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला जो ग्रुप 13 से 12 तक है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डी ब्लॉक को हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, और ये आपका सिर्फ यहाँ पे 5th और 6th पीरियड के लिए होगा। 7th जो आपका एक्टिनाइट सीरीज है उसके लिए नहीं होगा, तो आप उसके लिए आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे जो आपका पी ब्लॉक होता है। ओके, लेकिन पी ब्लॉक में भी आपको सभी के सभी ग्रुप के बारे में स्टडी नहीं करना है। इसके अंदर सिर्फ जो आपका ग्रुप नंबर 13 है हम लोग उसी को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप नंबर जो 13 है वो क्या है आपका 12 के बाजू में ही है। ओके, तो 12 यानी आपका कौन सा हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, और डी ब्लॉक के बाजू में होने के कारण इसके ऊपर आपको बहुत सारे जो अलग अलग इफेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे 13 ग्रुप का जो यहाँ पे ये है एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। वो क्या है आपका बेरिलियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, देन उसके बाद गैलियम है, इंडियम है, टेलुनियम है, और यहाँ पे आपका NH है। ओके, इस तरीके से आपके ग्रुप है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका डाउन द ग्रुप है। आपका डाउन द ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे जो साइज है डाउन द ग्रुप, ओके, डाउन द ग्रुप आपका जो साइज होता है वो क्या होता है यहाँ पे बढ़ता है। ओके, आप किसी भी ग्रुप के बारे में स्टडी कर लो, अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका जो साइज है वो क्या होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ओके, लेकिन इसके अंदर भी अगर आप देखोगे जो आपका यहाँ पे ये है इंडियम और टेलुनियम है, यानी ये दोनों जो एलिमेंट है इनका क्या होता है मतलब जो प्लेस है वो क्या होता है चेंज होता है। अब ये प्लेस क्यों चेंज होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो डी सबशेल है आपके उसके बाजू में, डी सबशेल है उसके बाजू में, इसके कारण इसका जो एक पुअर शील्डिंग इफेक्ट है वो आपको इन दोनों के अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, और ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट इसके कारण आपका जो साइज है वो क्या होता है आपका इंडियम का छोटा हो जाता है और टेलुनियम का क्या होता है बड़ा होता है। ओके, जिसके कारण जहां यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होगा वो आपका क्या होगा ज्यादा होगा, गैलियम का यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होगा ज्यादा होगा, और जो साइज होगा उसका गैलियम का वो क्या होगा यहाँ पे छोटा होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो क्या होगा साइज यहाँ पे छोटा होगा, और यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव है यहाँ पे गैलियम का वो उसको क्या है ज्यादा है। ओके, जेड इफेक्टिव ऑफ गैलियम क्या है यहाँ पे ज्यादा है, जिसके कारण इंडियम का जो साइज होगा वो क्या होगा छोटा होगा, और इसके कारण जो टेलुनियम है वो टेलुनियम क्या करेगा इंडियम की प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे कैसा होता है जो आपका यहाँ पे आप किस तरीके से अगर आप यहाँ पे सपोज अगर आप ये सोच रहे हो ठीक है कि जो आपका बोरोन है, ओके, उसके बाद जो आपका एल्यूमिनियम है, जो आपका गैलियम है, उसके बाद जो आपका इंडियम है, उसके बाद जो आपका टेलुनियम है, आप इसी तरीके से ऑर्डर को सोच रहे थे, लेकिन ये जो ऑर्डर है इस तरीके से ना आके इस तरीके से आएगा। जो आपका बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ओके, उसके बाद आपका इंडियम है, और उसके बाद आपका टेलुनियम है। ये दोनों में क्या होगा जो साइज का डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंडियम को इक्वल टू भी और लेस देन भी यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। ओके, और ये सब होता है, ये सारी चीजें होती है आपका डी कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ओके, तो जब भी अगर आपको कभी पूछा जाए कि क्या आपका जो गैली यहाँ पे इंडियम और टीनियम टेलुनियम है उसके बीच में आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये सारी चीजें हम लोग स्किप कर देते हैं, और बहुत से टीचर आपको पढ़ाते भी नहीं है बताते भी नहीं है कि आपको ये जो साइज होता है वो साइज छोटा बड़ा क्यों होता है, ये अपने जो पोजीशन होते हैं उनको क्यों चेंज करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं आपके कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ओके, आपका चाहे आपका डी में हो कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो, ये सारी चीजों के कारण आपका क्या होता है यहाँ पे जो साइज होती है वो साइज आपका छोटा बड़ा होने लगता है। ओके, तो आपको ये जो बेसिक से चीजें हैं वो यहाँ पे हम लोग इसके लिए बता रहे हैं ताकि अगर आप आगे आगे पढ़ोगे, क्योंकि पीरियोडिसिटी आपका इतना मेन चैप्टर नहीं है, अगर मेन है लेकिन यहाँ से आपको CSIR नेट हो गया, केमिकल साइंस का या फिर गेट का एग्जाम हो गया, इसके अंदर से आपको या 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके रिलेटेड जितने भी आप आगे पढ़ने वाले हो, ओके, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया या फिर और भी ऐसे बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हाई वेटेज होता है, और उसके अंदर आपको ये सारी जो चीजें होती हैं वो अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके,
तो आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, एक थोड़ा सा मेन टॉपिक है, तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और इसका जो नोट्स होगा वो आपको प्रिपेयर करना होगा। बहुत से बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन का कभी कभी करते हैं कि हम किस तरीके से मैनेज करें अपनी स्टडी को। तो सिर्फ मेरा यही कहना है कि जो भी चीजें आपको मिलती है आप उसका नोट्स बनाओ, आप एक बार बनाओ उसको, फिर वापस आप एक बार लिखो, देन उसके बाद रिवीजन करो, आपको बहुत अच्छे से वो सारी चीजें क्या होगी, जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे तो आपको पता है हम लोग इनऑर्गेनिक में अगर एनर्जी की बात करते हैं वो किसी एटम से ही निकली होगी। अगर वो किसी एटम से एनर्जी मिल रही है तो वो किसी ना किसी सेल से क्या हो रहा होगा, या तो वो बाहर जा रहा होगा या तो अंदर आ रहा होगा, तभी तो एनर्जी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ओके, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी सारी की सारी चीजें आपके एटॉम्स, मॉलिक्यूल और ये ऑर्बिटल सब ये सारी चीजों के आसपास ही घूमती रहेगी। ओके, तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए मैंने कहा था कि आपका पीरियोडिक टेबल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन एज्यूम करते हैं जो है आपका ए से अगर कोई रिएक्शन बी में जाता है या ए प्लस बनता है यहाँ से ए से, तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी ई माइनस क्या हो रहा है, यहाँ से आपका प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपका ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड हो जाएगा। और यहाँ से जो ई माइनस है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी बाहर चली जा रही है, और इसी एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ओके, सपोज आपका यहाँ पे एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ये करेगा, मतलब यहाँ से ये इतना दूर है कि ये इलेक्ट्रॉन का इसके पास आना और ना आना एक के बराबर हो जाएगा। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर कोई चीज हमारे पास होती है तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। ओके, और अगर वो जैसे जैसे दूर चली जाती है वैसे वैसे उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और बाद में वो एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वहां से वो चीज का आपके पास होना और ना होना दोनों एक समान हो जाता है। ओके, और इसके लिए यहाँ पे ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, वहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस अपने पास रिपल ना करना या अट्रैक्शन करना ना करना, ये दोनों एक ही बराबर है। इसके लिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाने के लिए वो रेडी हो जाता है, जो आपका न्यूक्लियस है वो इसको क्या करता है, छोड़ता नहीं है। और ये सारी चीजें होती है क्योंकि जब हम इसके ऊपर कोई एनर्जी यहाँ से डालते हैं, ऑफ कोर्स अगर ये भी जाने के लिए रेडी है, और अगर हम थोड़ी सी एनर्जी इसके ऊपर डाल दे तो ये आसानी से क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन है, और ये जो आपका रिमूव होता है वो आपका आउटर मोस्ट से ही क्या होता है, रिमूव होता है। ओके, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा जो नोट है वो आप यहाँ पे पॉइंट है वो आप क्या करो, नोट कर लो। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनर्जी रिक्वायर तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक छोटा सा जो पॉइंट लिखा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हो तो ये हमेशा होता है एक गैसियस स्टेट के ऊपर। ओके, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग गैसियस स्टेट के ऊपर ज्यादा स्टडी करते हैं आपको अगर आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना हो तो। ओके, तो इसमें आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल से थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है जो क्या है, आपका गैसियस स्टेट में है। अगर यहाँ से क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, डोनेट करता है। ओके, सपोज तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए प्लस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और अगर ये ए प्लस का फॉर्मेशन होता है तो इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, आपका IE1, ये आपका ए। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो तो क्या आप मुझे बताओ, आप इसी तरीके से
जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्या आप उन सारी चीजों को यहाँ पे निकाल सकते हो? बिल्कुल आप निकाल सकते हो, उसमें आपको कोई भी जो दिक्कत है वो आपको नहीं होने वाली है। ओके, ये आप समझ गए। उसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे ए प्लस निकाला जो है आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2+। ठीक है, और इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा वो क्या आएगा आपका IE2। तो इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा आपका IE2 ए का स्क्वायर। ओके, ये आपका ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने किससे निकाला है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। इसको इसकी जो वैल्यू है वो हमने क्या की है, यहाँ पे निकाली है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका A2+ है, A2+ है, उसका इसका इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। और जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे +3 हो जाएगी। और इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, जो आई है E3 और यहाँ पे आ जाएगा A2+। ओके, तो ये क्या हो गई आपकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारी की सारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है आप उनको बहुत आसानी से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताओ। जैसे आपके पास एक यहाँ पे रिएक्टेंट है। ओके, ये एक रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे A+ बन रहा है। ठीक है, और A+ से क्या बन रहा है, यहाँ पे A2+ बन रहा है। और A2+ से क्या बन रहा है, यहाँ पे A3+ बन रहा है। ठीक है, और A3+ से क्या बन रहा है आपका A4+ बन रहा है। अभी मुझे बताओ, क्या इसका आप आयोनाइजेशन एनर्जी आप निकाल सकते हो? ओके, तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि ए से A+ बनने के लिए यहाँ पे जो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है आपके पास, IE। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर A है। और A+ से A2+ बनने के लिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है आपके पास, यहाँ पे A+ है। ठीक है, उसके बाद A2+ से A3+ बनने के लिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है आपके पास, A2+ है। ठीक है, और A3+ से A4+ बनने के लिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है यहाँ पे, वो है आपके पास A3+ है। ओके, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसको आप किस तरीके से निकाल सकते हो। ओके, और ये जो पूरा यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी है ना, A से लेके A4 तक, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H से। ओके, यानी ये सभी का जो एडिशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा H कहते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा H की जो वैल्यू है, ओके, डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे आपका IE1A। ओके, प्लस आपका IE2A+। ठीक है, प्लस आपका IE3A2+। ओके, आपका प्लस IE4 यहाँ पे आपका A3+। ओके, ये आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ आपका जो यहाँ पे टोटल आपको जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आपको दिया है, और टोटल अगर आपकी इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से यहाँ पे जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। ओके, अभी इसी के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया है B से आपका B+2 तक। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो, लेकिन आपको एग्जाम में इसी तरीके से आएगा। ओके, हम यहाँ पे आपको लिख के बता रहे ताकि अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो आप किस तरीके से करोगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे, B से हम जाएंगे B+ पे जाएंगे। ओके, B+ से जाएंगे हम लोग B2+ पे। ओके, तो ये आपका क्या है, पूरा ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर आपको डेल्टा H की भी वैल्यू दी है, यहाँ पे X दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे आपको दिया है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ B दिया है, वो कितना दिया है आपको, Y दिया है। और आपको यहाँ पे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जो B है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा है। ओके, अभी मुझे बताओ, जो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। अभी मुझे बताओ, B से यहाँ पे आपको B+ जाने के लिए क्या लगने वाला है, यहाँ पे Y लगने वाला है, क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी है B की, तो ये क्या हो जाएगा आपका Y हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा H यानी आपको ये क्या हो, पूरे कंप्लीट की वैल्यू दी है, वो क्या है आपके पास X है। ओके,
ये दोनों आपको क्या था, गिवन था। अभी यहाँ पे अगर आप डेल्टा एच का अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हो, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है आपके पास यहाँ पे, y प्लस आपका आई ई टू। ओके, ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है, आई ई टू ब्रैकेट में b है। ओके, y की वैल्यू आपके पास है, ये आप क्या करो, डेल्टा h की वैल्यू आपके पास x है, ये आपके पास y हो गया, प्लस आपका यहाँ पे आई ई टू, ये आपका ब्रैकेट के अंदर b हो गया। अगर आपको सिर्फ आई यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू अगर वो आपको निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ई टू इज इक्वल टू आपका x माइनस वाई हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी इससे भी एक सिंपल आपको बताता हूं। आपके पास यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू थी, ऑलरेडी आपके पास एक्स थी। यहाँ आपके पास यहाँ पे जो बी है, ओके, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ यहाँ पे फर्स्ट का था बी का, वो आपके पास ऑलरेडी दिया है वाई। और आपको क्या निकालना था, यहाँ पे आयोनाइजेशन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी निकालना था। ओके, अभी मुझे बताओ, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, और ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, पूरे में से इसको अगर आप माइनस कर दोगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये जो आपका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी है, उसमें क्या हो जाएगा, जो आपका पूरा है, पूरे में से आप y को माइनस कर दो, तो यही तो आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पे भी अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे या फिर इस तरीके से सॉल्व करो, आपको दोनों जगह तो आंसर सेम ही मिल रहा है ना। तो थोड़ा सा अगर आप लॉजिक भी इस्तेमाल करते हो ना आप एग्जाम के अंदर, तो आपके जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको पूछा है, यहाँ पे आपका mg है, mg से हम लोग गए हैं यहाँ पे mg प्लस पे गए हैं, mg प्लस से हम लोग गए हैं यहाँ पे mg टू प्लस पे। ओके, और mg टू प्लस से हम लोग गए हैं आपका mg प्लस थ्री में। ओके, जहां पे आपका mg से mg प्लस का वैल्यू आपको दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी आपका आई ई वन mg, ठीक है। उसके बाद mg प्लस से आपका mg टू दिया है आपका आई ई टू आपका mg प्लस, ठीक है। उसके बाद Mg2 प्लस से आपका Mg प्लस थ्री दिया है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दिया है I3, यहाँ पे आपका Mg प्लस टू दिया है। ओके, ये आपको यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दी है, जिसके अंदर आपको डेल्टा H की वैल्यू ऑलरेडी दी है, जो है आपका 700 किलो जूल। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट दिया है Mg का, वो ऑलरेडी आपको दिया है 100, ठीक है। दूसरा आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg प्लस दिया है, वो आपको दिया है यहाँ पे आपको 200, ठीक है। और आपको पूछा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ यहाँ पे थर्ड एनर्जी ऑफ Mg, ठीक है, Mg2 प्लस, ये आपको पूछा है। और इसकी जो वैल्यू है वो आपको क्या आएगी, वो आपको सिंपली यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डेल्टा एच का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कि आपके पास जितना भी आयोनाइजेशन एनर्जी है आप उनको क्या करो, सम कर लो। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आ गया, प्लस आपका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, यानी Mg प्लस। उसके बाद आपका यहाँ पे जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, ओके, Mg प्लस टू, ये हो गया। Mg जो आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 100, सेकंड की है आपके पास 200, और थर्ड का वैल्यू है क्या करना है आपको, निकालना है। ओके, तो थर्ड का आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। आपके पास डेल्टा एच की भी वैल्यू है, वो कितनी है आपके पास 700, तो 700 माइनस आपका 300 इज इक्वल टू आई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg प्लस टू। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 400। इसकी जो वैल्यू होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की वो यहाँ पे आपको दी है। ओके, ये आपको समझ गया। कभी कभी कैसा होता है, जो आपका एग्जाम होता है ना, एग्जाम के अंदर आपको कभी कभी ये जो यहाँ पे IE2 है ना, इसकी जगह आपको अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, ओके, सिंपली आपको माइनस यहाँ पे दे दिया जाए, तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये भी तो आपके पास इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा, अगर आपको यहाँ पे ये जो सेकेंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी जगह सिर्फ आपको IE3 और Mg दिया जाए और यहाँ पे आपको प्लस टू दिया जाए, तो ये तो आपको समझ गया। लेकिन इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करके आप क्या करोगे, इस तरीके से आप क्या करोगे इसको। अगर आप यहाँ पे देखो तो आप जितना भी यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है आप उसका यहाँ पे ऑर्डर भी लिख सकते हो। ओके, जैसे अगर आपको किसी ने ऑर्डर पूछा यहाँ पे एग्जाम के अंदर, तो आप ऑर्डर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है,
तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए आप लिखोगे, ठीक है, यानी मैं यहाँ पे इन जनरल बता रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हो गया, ठीक है। ये आपका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हो गया, ओके। और अगर आपको इसके अंदर कोई कहा कि अगर आपको इसका सक्सेसिव जो एनर्जी ऑर्डर है अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए, तो जो आपका यहाँ पे जो थर्ड एनर्जी ऑर्डर है वो सबसे बड़ा होगा एज कंपेयर टू सेकंड, और सेकंड वाला बड़ा होगा आपका एज कंपेयर टू आपका फर्स्ट एनर्जी ऑर्डर, ओके। तो ये इतना आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी आपको फाइंड करनी है, उसके क्वेश्चन आपको करने हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, फैक्टर, कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को, ओके। उसके बारे में यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले, ओके। फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। तो जो फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी होते हैं वो क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्रिएट होती है वो एक एटम की वजह से होती है, ओके। यानी इस एटम के ऊपर जो सबसे आउटर मोस्ट आपका इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आसानी से वो बाहर जा सकता है, उसके ऊपर आपका जो एक आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आपकी अप्लीकेबल होती है, ठीक है। यानी अगर कोई भी, अगर आपने थोड़ा सा भी जो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर आपने दिया, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आउटर मोस्ट सेल से रिमूव हो जाएगा, ओके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका जो जेड इफेक्टिव होता है ना, ओके, इसके। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका साइज के, ठीक है। अभी आप इसको किस तरीके से समझोगे, जैसे अगर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ता है तो जो आपका जेड इफेक्टिव का वैल्यू है ना ये भी आपका बढ़ेगा, ओके। अगर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे बढ़ता है तो जो इसका साइज होगा ना एटम का, वो एटम का साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फुल, जो आपका फुल फील्ड, ओके, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या होगा यहाँ पे, ये इनवर्सली ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके हाफ फिल को भी, नहीं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाफ फिल को भी, ओके। यानी ये फुल फिल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको भी प्रोपोर्शनल होगा, और ये हाफ फिल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको भी क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ये दोनों चीजों को क्या होता है, ये होता है, चाहे आपका पूरा फुल फिल हो इलेक्ट्रॉन या फिर आपका हाफ फिल हो, ओके। यहाँ पे अब हम कुछ ट्रेंड को भी यहाँ पे देखेंगे, ये हाफ फिल, फुल फिल, या फिर जो आपका जेड इफेक्टिव है साइज, उस चीज को आप कैसे यहाँ पे फाइंड करते हो, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ते हो तो इस चीज को आप फाइंड भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, ये भी तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी के जो ट्रेंड होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ओके। तो सबसे पहला होता है आपका पीरियड वाइज, ठीक है। तो जो पीरियड वाइज ट्रेंड होता है उसके अंदर हम लोग कैसा देखते हैं, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका फ्लोरीन, ओके। अगर आप यहाँ पे इसका जो ये है पोजीशन है, तो अगर आप इसका पोजीशन देखते हो यहाँ पे, तो आपका नाइट्रोजन क्या है, 7 है, ओके। नाइट्रोजन आपका 7 है, ठीक है। ऑक्सीजन आपका 8 है, और आपका जो फ्लोरीन है वो क्या है, आपका 9 है। तो ये सेम चीज है यहाँ पे आपको दी है। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ट्रेंड के बारे में पूछा जाए तो आपको हमेशा जो भी आपको एटम दिया जाए उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बिल्कुल नहीं भूलोगे, ओके। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आपका, 2s2 2p3 आएगा, ओके। ऑक्सीजन का क्या आएगा यहाँ पे आपका 2s2 आपका 2p4 आएगा। उसी तरीके से अगर आप फ्लोरीन देखते हो, फ्लोरीन क्या है आपका 2s2 है और 2p5 है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप तीनों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि आपका जो S होता है, S के अंदर कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, ओके। आपका जो P होता है, P के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके टोटल 6 होते हैं, ओके। अभी मुझे बताओ यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में आपके S के अंदर कितने हैं, आपके टोटल 2 हैं, ठीक है। और बाकी के जो बचे हुए आपके यहाँ पे जो 3 है वो 3 किस में है, आपके P में है, यानी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से हाफ फिल हो गया। तो ये क्या है आपका हाफ फिल है, ओके।
और हाफ फिल को हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं ज्यादा। ठीक है, हाफ फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। इसके लिए इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, वो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। और स्टेबल होने के साथ साथ ये क्या होगा, ज्यादा भी होगा। इसके लिए अगर हमें इस टाइम पे अगर ऑर्डर लिखना होगा तो इसका ऑर्डर आप किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आपका ऑक्सीजन आएगा, देन उसके बाद आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन, देन उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद आपका फॉस्फोरस। यानी यहाँ पे जो फॉस्फोरस होता है उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन का किससे ज्यादा होता है आपका, ऑक्सीजन से, क्योंकि ये हाफ फिल है। ओके, आप ये दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये हाफ फिल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक दे भी सकते हैं और दे के ये हाफ फिल भी हो सकते हैं, ये दो लेके अब कंप्लीटली फिल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप ये दोनों को कंपेयर नहीं करोगे, ऑक्सीजन फ्लोरीन को, सिर्फ आप नाइट्रोजन को कंपेयर करोगे। नाइट्रोजन क्या है आपका, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। इसके लिए हमने क्या किया है, ऑक्सीजन को पहले रखा है, जो सबसे लीस्ट आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको सेकेंड पीरियड में कहा जाए, ओके, अगर आपको सेकेंड पीरियड का कुछ एटम यहाँ पे दे दिया जाए, ठीक है, आपको सेकेंड पीरियड के यहाँ पे एटम दे दिए जाए, जैसे आपका यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे आपका कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे जो ये है बेरिलियम, बोरॉन है, कार्बन है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस है, और यहाँ पे आपका नियॉन है। ओके, तो नियॉन क्या है आपका, एक तरह से कंप्लीटली फिल है। ओके, ये आपका नोबल गैस है, और नोबल गैस के आपको पता है ये कंप्लीटली फिल होता है। इसके ऊपर आपका किसी तरीके का कोई भी यहाँ पे ये जो ये है आपका इलेक्ट्रॉन का गेन और रिमूवल, ये आपका यहाँ पे नहीं होने वाला। ओके, ये क्या है, पूरी तरह से कंप्लीटली फिल है, तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं। उसके बाद अगर आप लिथियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, वो क्या है आपका 2s1 है। अगर आप यहाँ पे बेरिलियम का देखते हो तो वो क्या है आपका 2s2 है। अगर आप यहाँ पे बोरॉन का देखते हो तो बोरॉन का क्या है आपका 2s2 और 2p1 है। ओके, उसी तरीके से अगर आप कार्बन का देखते हो तो कार्बन का क्या है यहाँ पे आपका 2s2 है और आपका 2p3 है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन का देखते हो तो नाइट्रोजन का क्या है यहाँ पे 2 है, सॉरी, नाइट्रोजन का यहाँ पे आपका 2s2 है और 2p3 है। ऑक्सीजन का आपका यहाँ पे 2s2 है और 2p4 है। ओके, फ्लोरीन का आपका 2s2 है और 2p5 है। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या है, सभी का सभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे आपको दिया है। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो आपका ये है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है वो क्या है आपका हाफ फिल है। ठीक है, और ये जो आपका नियॉन है ये क्या है, कंप्लीटली फिल है। तो जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी जो पोजीशन है ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो उसका जो यहाँ पे सीरीज आएगा वो किस तरीके से आएगा, ये भी आपका क्या है, एक तरह से कंप्लीटली फिल है, जो आपका सेकेंड ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा, जो आपका बोरोन है उसके साथ ये रिप्लेस करेगा अपनी पोजीशन को। तो यहाँ पे लिथियम के बाद आपका बोरोन आएगा, बोरोन के बाद आपका बेरिलियम आएगा, देन उसके बाद आपका कार्बन, फिर उसके बाद कार्बन के बाद उसका आपका आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आएगा आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आपका फ्लोरीन, और उसके बाद आपका नियॉन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है इन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज की। यहाँ पे बेरिलियम और बोरोन है उसने क्या किया, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज की। और ये सारी चीजें होती है ड्यू टू द जो आपका आयोनाइजेशन ट्रेंड है उसके कारण। तो आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बताई जा रही है। और ये बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं लगता कि आपको ये सारी चीजें नहीं आपको समझती होगी, आपको ये नहीं पता चल रही होगी, या फिर आपके ये दिमाग में नहीं जा रहा होगा। ये बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और उन्हें भी कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको CSIR नेट केमिकल साइंस और गेट का यहाँ पे पूरा जो कंप्लीट वीडियो है केमिस्ट्री का वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है। ओके, और यहाँ पे अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप कभी भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी हमें भेज सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चन में डाउट होगा। ओके, और हम लोग अभी जो PYQ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे डेली के डेली। ठीक है, यानी जो भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा वो हम सभी देंगे, और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
वो सभी भी चीजें आपको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे किसी ना किसी तरीके से। टेलीग्राम पे करें या फिर कम्युनिटी में हम लोग वो क्वेश्चन पोस्ट करें, आप उसका यहाँ पे पोल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।